छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में एबीओ की नियुक्ति में बड़ी लापरवाही, स्कूल शिक्षा सचिव ने भर्ती पर लगाई रोक। दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश में बिजली पर आपकी सियासत, दाम कम करने को लेकर आम आदमी पार्टी करेगी 30 मार्च से प्रदेशव्यापी आंदोलन। जबलपुर में कांग्रेस नेता कदीर सोनी के भतीजे पर फायरिंग, गाड़ी टकराने पर युवक से हुआ था विवाद। भोपाल में बीआरटीएस बस ने ली छात्र की जान, स्कूल जाते वक्त स्कूटर को मारी टक्कर, छात्र की मौके पर ही मौत, भाई और मामा को गंभीर चोट। और भिंड में बोर्ड परीक्षा में धड़ल्ले से हो रही सामूहिक नकल, न्यूज एक्सप्रेस के पास प्रतापपुर, जमसरा, सुरपुरा के केंद्रों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। सरकारें बजट में भी हर साल दर साल इजाफा कर रही हैं। कंप्यूटर ज्ञान और स्मार्ट क्लास जैसे कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड भले ही ग्रीन बोर्ड में बदलते जा रहे हैं, लेकिन हालात बहुत नहीं बदले। प्रदेश भले विकास के रथ पर सवार होकर आगे आगे और बहुत आगे निकल गया हो, लेकिन हमारी शिक्षा में हम पिछड़ते ही जा रहे हैं। जर्जर भवन, अपरवाह टीचर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों की इस हालत से आप भी वाकिफ हैं, लेकिन भरपूर बिजली का दावा करने वाले इन सूबों में 1 लाख से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां आज तक एक बल्ब नहीं जला। छात्रों को इन स्कूलों में भीषण गर्मी और अंधेरे में पढ़ाई करनी पड़ रही है। अटल ज्योति योजना के तहत गांव-गांव बिजली पहुंचाने का दावा भले ही मध्य भले बैठी, इनके सरकार ने दावों की हवा निकाल है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जो आंकड़े पेश किए, उनसे पता चलता है कि बदहाली के मामले में मध्य प्रदेश के स्कूल टॉप पर हैं। स्कूलों में बिजली की व्यवस्था में सुधार की बहुत गुंजाइश है। हम इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान में हालात सुधरे हैं। मध्य प्रदेश में 98,290 स्कूलों में अभी बिजली नहीं पहुंच पाई है, लेकिन जल्द ही यहां भी हालात बेहतर होंगे। आंकड़ों पर नजर डालें तो सूबे में कुल 1,27,971 सरकारी स्कूल हैं। इनमें से 98,290 स्कूलों में बिजली का नामो निशान नहीं है। हालत ये है कि बिजली के मामले में मध्य प्रदेश से खराब रिकॉर्ड रखने वाले यूपी, बिहार और राजस्थान के स्कूलों की हालत इस मामले में बेहतर है। वहीं प्रदेश के 51,146 स्कूलों में खेल मैदान नहीं है। पेयजल में भी सूबे के हालात ठीक नहीं हैं। 4,953 स्कूलों में पीने का पानी ही मयस्सर नहीं है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक जोशी भी साफगोई से ये मानते हैं कि स्कूल अंधेरे में हैं। हालांकि वो इससे बड़ी चुनौती स्कूलों में शिक्षकों की संख्या को मानते हैं। अभी नए जो सर्व शिक्षा अभियान में भवन आ रहे हैं, उन सबको बिजली से जोड़ने का मतलब उसमें बिजली की फिटिंग वटिंग सब होती है। पुराने जमाने में जो हमारे स्कूल बने उनमें बिजली वाकई में नहीं थी, ये स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। लेकिन जहाँ एक तरफ मध्य प्रदेश में पहले गांव में बिजली उपलब्ध नहीं थी, आज 24 घंटे बिजली उपलब्ध होने के साथ साथ सरकार ये कोशिश भी कर रही कि कम से कम स्कूलों में बच्चे पंखों से, क्योंकि पंखे नहीं होंगे तो गर्मी में पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित होती है, पंखों से उनको जोड़ दिया जाए। काफ़ी जगह पे हमने CSR के माध्यम से काफ़ी जो स्वयंसेवी संस्था इसमें बैंक है, इंश्योरेंस है, इन लोगों ने काफ़ी स्कूलों में पंखे और बिजली की व्यवस्था की।
अब जरा छत्तीसगढ़ का हाल भी देख लीजिए। इस सूबे में 22,427 स्कूलों में बिजली नहीं है। प्रदेश का मुस्तकबिल अंधेरे में है, सियासतदान संजीदा नहीं है, लेकिन मुद्दा भी है और मौका भी। ऐसे में सियासत गरमाना लाजमी है। कांग्रेस ने जहां सरकार पर हमला बोला है, वहीं बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में स्कूलों की हालत बहुत खस्ता है। पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं है। वही कई स्कूल तो खुले में लगते हैं आज भी, और अधिकांश स्कूलों के अंदर टॉयलेट नहीं है। खुले में लोगों को जाना पड़ता है टॉयलेट करने के लिए। और बिजली की समस्या बहुत बड़ी है, जहां मानव संसाधन मंत्री ने स्वयं इस बात को कहा है। मध्य प्रदेश सरकार को जागरूक होना चाहिए और स्कूलों में बच्चों को शिक्षित करने के लिए पहल करनी चाहिए, अच्छी पहल करनी चाहिए और सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि भोपाल में एक भी ऐसा कोई स्कूल होगा जहां पर बिजली नहीं है। हो सकता है मेंटेनेंस वगैरह में कुछ हो, उस समय बिजली नहीं रही हो, पर भोपाल के आसपास सभी स्कूलों में बिजली की व्यवस्था है। विकास के तमाम दावे और चुनावों के दौरान वादे करने में नेता पीछे नहीं रहते, लेकिन स्कूलों में पढ़ने वालों के लिए मूलभूत सुविधाओं का मामला आता है तो ना दावों की झड़ी लगती है और ना वादे ही सुनाई देते हैं। हालांकि इन दिनों स्कूलों में टॉयलेट्स बनाने की मुहिम छिड़ी हुई है, जो एक सकारात्मक पहल है, लेकिन बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं ही नहीं होंगी तो भला छात्र पढ़ेंगे कैसे? और पढ़ेंगे नहीं तो विकास के दावे क्या झूठे साबित नहीं होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। जब देश के भविष्य से होता है खिलवाड़, बड़ी बड़ी योजनाओं से कुछ नहीं होता हासिल, विकास के नाम पर होता है छलावा, तो सवाल उठते हैं। अंधेरे में क्यों डूबे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्कूल? अब तक पाठशालाओं में क्यों नहीं पहुंची अटल ज्योति? सूबे के मुस्तकबिल पर क्यों संजीदा नहीं सियासतदान? अंधेरे में पढ़ने वाले बच्चे कैसे रोशन करेंगे भविष्य? इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल। रजनीश जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ हैं। पंकज जी, आपका भी स्वागत है। विशेष टिप्पणी के लिए हमारे बीच हैं राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जी। गिरिजा शंकर जी, आपका भी स्वागत है। और रायपुर स्टूडियो से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं शिक्षाविद जवाहर सुरशेट्टी जी, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल रजनीश जी मैं आपसे करना चाहूंगा कि आप भी लगभग किसी सरकारी स्कूल में ही पढ़े होंगे। क्यों आपकी सरकार 10 साल हो गए हैं स्कूलों पर ध्यान नहीं दे रही है? बजट है 15,000 करोड़ रुपए का और स्कूलों की संख्या है मुश्किल से 1 लाख सवा लाख। इन स्कूलों के लिए क्यों आप इतना प्रावधान नहीं कर रहे कि वहां बिजली तो पहुंचा दी जाए? प्रभु जी, पहली बात तो ऐसी है कि आपको और आपके चैनल को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि मैं स्वयं छात्र राजनीति से आता हूं। वाकई में सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूं और मैं उस स्कूल में पढ़ा हूं जिसकी आबादी भी 400-500 गांव की हुआ करती थी। इसलिए सरकारी स्कूलों से की व्यथाओं से मेरे को आंतरिक रूप से पीड़ा भी होती है और मुझे इस विषय से भी लगाव है। इस नाते भी मैं आपको बधाई देता हूं। पहली बात तो ऐसी है कि जो मुद्दा आपने छेड़ा है, वाकई बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार में आने के बाद में कितनी प्राथमिकता में रह पाई, या जो आंकड़े मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने दिए हैं उनकी बात भी कर लें तो मैं केवल ये आपको लौटाना चाहता हूं 2003 की तरफ कि उस समय केवल 79,167 कुल स्कूल थे। आज आपने ही बताया कि हम 1.25 लाख के ऊपर पहुंचे हैं। यानी इन स्कूलों की संख्या बढ़ना, टीचर्स की क्या स्थिति थी आपको पता है कि शिक्षा कर्मी कल्चर यहाँ एक पैदा हो गया था। 500 रुपया में शिक्षक 10वीं 11वीं 12वीं को भी पढ़ाता था, तो ये वो अवस्था भी थी। तो कई गुना वेतनमान देख के गुणवत्ता वाला शिक्षक हमें चाहिए था, हमें विद्यार्थियों को ठीक भवन चाहिए था, कम से कम वो बैठ के वहां पढ़ पाए और उसको कम से कम वहां पढ़ाने की सुविधा मुहैया हो पाए। बजट बढ़ा दिया आपने, जो गुरुजी जो पैटर्न था उसको खत्म कर दिया आपने। उसके बावजूद आपके शिक्षा मंत्री मान के चल रहे हैं कि रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, पैटर्न में बदलाव की जरूरत है। गिरिजा शंकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने रिपोर्टिंग लंबे समय तक देखी, आपने विधानसभा में पहले जब कांग्रेस का बजट आता था कांग्रेस की सरकार के दौरान, तो शिक्षा को पहले पायदान पर रखा जाता था। वित्त मंत्री पहले शिक्षा की बात करते थे कि शिक्षा के लिए हम क्या प्रावधान की बात करते थे। अब इस सरकार में शिक्षा 7वें 8वें नंबर पर आती है। पहले वो कृषि को लेते हैं, कृषि के लिए सबसे ज्यादा बजट देते हैं, नगरीय विकास उनकी प्राथमिकता में। शिक्षा क्यों नहीं है इस सरकार की प्राथमिकता में, जबकि आरएसएस
का जोर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए? देखिए, जहां तक शिक्षा की बात है और खासकर सरकारी स्कूलों की, तो सरकार बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की रही हो, बहुत कोई बुनियादी नीतिगत कोई बहुत बदलाव रहा हो ऐसा नहीं है। ये मान के चला जाता है कि सरकारी स्कूल है तो सरकारी स्कूलों में बदहाली तो होगी ही। उसकी वजह यह है कि दो देखते हैं कि इन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लोग कौन हैं। ये वो लोग हैं जो समाज के आखिरी पायदान में रहने वाले लोग हैं। वहां कोई संपन्न या अभिजात वर्ग के लोग नहीं पढ़ते। तो जाहिर है कि सरकार की प्राथमिकता उन वर्गों के प्रति कभी रही ही नहीं, तो ये स्कूल नेग्लेक्ट हुए। दूसरी बात ये हुई कि धीरे धीरे खासकर 90 के बाद जो आर्थिक उदारीकरण का दौर चला, तो उसमें सरकारों ने ये मान लिया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम जो सब्जेक्ट हैं जो कि संविधान के अंतर्गत सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है, इसको भी वो निजी क्षेत्र की ओर ढकेलते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि पिछले 20-25 सालों से शिक्षा और स्वास्थ्य, इनमें जिस तरह से निजी जो उद्योगपति हैं या निजी कारोबारी हैं वो जिस तरह आ रहे हैं, और सरकार जिस तरह इनका पीपीपी मॉडल पर या किसी और मॉडल पर निजीकरण करते जा रही है, उसकी वजह से भी जो हमारी स्कूल शिक्षा है वो दुर्लक्ष हुई है। जहां तक सवाल इस सरकार का या पिछली सरकार की बात करें तो बजट लगातार बढ़ता रहा है, बजट में कोई कमी रही नहीं है। जो केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में जवाब दिया, उस जवाब के आंकड़ों से इतर जो बात कही गई है वो गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि थोड़ी हालत जरूर खराब है लेकिन हम सुधार कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही ये सुधार इसमें हो जाएगा। 1.25 लाख स्कूलों में से 98,000 स्कूलों में बिजली नहीं है और आप कह रहे हैं कि जल्दी सुधार हो जाएगा। तो क्या कोई जादू की छड़ी है कि आप उसको साल भर में 6 महीने में सुधार देंगे? तो बेसिकली जो सरकार का जो ओरिएंटेशन है वो इस तरफ बहुत गंभीरता उसमें नहीं रही है, और इसीलिए उन स्कूलों की हालात, चाहे वो बिजली के भवन के मामले में हो, चाहे शौचालय के मामले में हो, चाहे पेयजल के मामले में हो, और लगातार आप देखेंगे कांग्रेस सरकार में भी और आगे की सरकारों में भी शिक्षा गारंटी योजना आ गई, हर 5 किलोमीटर पर स्कूल खोलने की बात हुई, नए नए स्कूल भी खुलते गए, शिक्षकों की जो स्थिति थी वो शिक्षाकर्मी गुरुजी से बढ़कर उनकी तनख्वाहें बढ़ती गई। जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सरकारें शिक्षा के बजट तो रखती हैं, प्रावधान रखती हैं, लेकिन क्वालिटी की एजुकेशन जो है उसके लिए प्राइवेट सेक्टर की तरफ सरकारें जोर देती हैं और वही हो रहा है। जवाहर जी से जानना जी। मेरा कहना यह है कि वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से भाग रही हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य ये बुनियादी रूप से सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है और उसको वो निजी क्षेत्र में जानबूझकर ढकेल रही है, निजी क्षेत्र को प्रमोट कर रही हैं, और उसकी वजह से सरकारी स्कूलों का जो हाल देख रहे हैं आप, ये उसका परिणाम है। जवाहर जी से जानना चाहूंगा। जवाहर जी, गजेंद्र शंकर जी ने कहा कि इसको निजी क्षेत्र की तरफ ढकेल रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रही है। आप शिक्षा के क्षेत्र से, आपको क्या दिखता है? नहीं, इसमें जो मुझे दिखता है वो ये है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 20 से ज्यादा अंक पे हमेशा रहता है शिक्षा के क्षेत्र में, और ये तब की बात है जब निजी क्षेत्र पे धकेला नहीं गया था। तो पीपीपी मॉडल में कोई ऐसी बुराई नहीं है कि जितना शिक्षा का विस्तार हो उतना अच्छा है, लेकिन इसमें राजनीति को न लाकर बहुत सारी ऐसे सरकारी योजनाएं हैं जो कांग्रेस सरकार ने भी लाई थी और भाजपा सरकार ने भी लाई है, जैसे सोलर एनर्जी हर स्कूल को देना। वो अगर दिया जाए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जहां सौर ऊर्जा बहुत मात्रा में उपलब्ध है और उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, हर स्कूल को अगर एक सौर एनर्जी का ये दे दिया जाए तो इसका विकल्प निकल सकता था। लेकिन चूंकि मंशा नहीं है, इसलिए ना कांग्रेस की सरकार ने किया ना भाजपा की सरकार ने किया। हुआ ये कि बच्चे सफर कर रहे हैं इसमें। पंकज जी, कांग्रेस के समय तो बिजली थी नहीं, अब तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में भरपूर बिजली है। सरकार इसी दम पर बीजेपी चुनाव जीतकर फिर सरकार में आई अटल ज्योति स्कीम लेकर। क्या मंशा क्या है इनकी, क्यों बिजली नहीं दे रहे हैं सरकार स्कूलों में? देखिए प्रभु जी, यदि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार, मैं छत्तीसगढ़ की बात छोड़ देता हूँ, मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, यदि उनके पास पर्याप्त मात्रा में बिजली होती तो ये सरकार इसकी विद्युत वितरण कंपनी मध्य प्रदेश के विद्युत नियामक आयोग के पास दर बढ़ाने के लिए जाती है। उन्होंने 25% दर बढ़ाने का सुझाव दिया है। एक और ये बात करें कि बिजली प्रचुर मात्रा में,
दूसरी ओर ये बिजली खरीदते भी हैं, और जब बेचते हैं तो 5 रुपए में बेचते हैं पर यूनिट, खरीदते हैं 12 रुपए में। तो प्रभु जी कुल मिलाकर बिजली के मामले मध्य प्रदेश की सरकार की बत्ती गुल है। ये झूठे आंकड़ों से, झूठे वादों और दावों से ये सुनिश्चित करने के प्रयास करते हैं कि मध्य प्रदेश में बिजली है। पहले बात चली कि मध्य प्रदेश में 24 घंटे आबाद बिजली की आपूर्ति होगी, फिर वो आंकड़ा 10 घंटे पर आ गया, और बार बार कांग्रेस की सरकार की बात करते हैं। पर प्रभु जी मेरा मानना है कि 11 साल से जो पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार में है, हॉट सीट पर वो उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। पंकज जी, कांग्रेस के समय शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की कोई बात हुई हो, उदाहरण आप दे सकते हैं? मैं प्रभु जी उसी बात पे आ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने अभी जो प्राइवेटाइजेशन की बात गिरजा भैया ने करी या शेट्टी साहब जो बात कर रहे थे, तो आप सबको विदित होगा कि कांग्रेस पार्टी ने अखिल भारतीय स्तर पर आरटी, राइट टू एजुकेशन का कानून बनाया। उस कानून का उद्देश्य बहुत साफ था कि निजी महाविद्यालयों में और जो शासकीय महाविद्यालयों के विद्यालयों में, माफ कीजिएगा, निजी विद्यालयों में और शासकीय विद्यालयों में जो अंतराल उत्पन्न हो रहा है और जो बच्चे, जो योग्य बच्चे पढ़ने से वंचित हो, तो सरकार ने इसका कानून बनाया और कानून का बड़ी प्रतिबद्धता से पालन हो रहा है। कांग्रेस की सोच थी कि निजीकरण के चलते जो योग्य विद्यार्थी हैं वो सिर्फ गरीब है, कमजोर है, इसलिए शिक्षा से वंचित ना हो, ये कांग्रेस की सोच थी। और कांग्रेस पार्टी की ऊपर मुझे लगता है सुई लाकर ये न्याय नहीं होगा जो 11 साल से सरकार में उनका जिम्मा है कि यदि वो स्कूलों में एक लट्टू भी उपलब्ध नहीं करा पाते, 1.25 लाख स्कूलों में से 98 लाख स्कूल यदि अंधेरे में है, तो ये लज्जा की बात है, शर्म की बात है। प्रभु जी, ये आपने इनके बजट की बात की, बड़ा लंबा चौड़ा बजट है पर उसको मिसमैनेज किया जाता है, उसमें से अधिकांश हिस्सा स्थापना में यानी वेतन भत्तों में जाता है। तो ये सरकार को ये प्रक्रिया सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि जो रखरखाव के लिए क्या करें, रखरखाव के लिए इनको अलग से व्यवस्था बनानी पड़ेगी। उसका बजट भी आता है, मेरे पास आंकड़े हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र के आंकड़े में चाहूंगा कि इसको थोड़ा कैमरे से क्लोज करके दिखाया जाए। ये बहुत साफ तौर पर बताता है कि आकस्मिक निधि 5,000 रुपए, 7,000 रुपए आकस्मिक निधि यदि माध्यमिक शाला है, शिक्षक निधि 500 प्रति वर्ष प्रति शिक्षक, और शाला भवन में सुधार के लिए 10,000 रुपए दिए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। तो यदि ऐसी स्थिति के बाद भी मध्य प्रदेश की सरकार, और ये कांग्रेस का पर्चा नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार का पर्चा है, तो यदि मध्य प्रदेश की सरकार एक स्कूलों में एक लट्टू उपलब्ध नहीं करा सकती तो वो किसी काम की नहीं। मेरा एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि आपने बड़ा अच्छा भवन बनाया, हम इस स्टूडियो की बात करें, बढ़िया स्टूडियो, सारे कैमरे, सबसे ज्यादा लेटेस्ट मशीन आपके पास है, यदि प्रभु जी लाइट आपके पास नहीं होगी तो ये सब व्यर्थ है। तो वही मध्य प्रदेश की सरकार कर रही कि बजट दिखाने का बढ़ावा करती है, शिक्षकों की भर्ती की बात करती है, पाठ्यक्रम सुधार की बात करती है, पर यदि बुनियादी सुविधाएं नहीं होगी तो कौन सा बच्चा वहां पढ़ पाएगा? पंकज जी, रजनीश जी, एक कागज दिखाया पंकज जी ने कि वाकई वो हकीकत है कि आपकी सरकार जो शाला भवन की मेंटेनेंस के लिए 5,000 रुपए सालाना दे रही है। बस 15,000 करोड़ का बजट है, ज्यादा पैसा जो है राशि खर्च हो रही है शिक्षकों के वेतन भत्तों पर, अन्य व्यय पर, गाड़ी खरीदी जा रही है स्कूल शिक्षा के नाम पर, बच्चों के लिए कहीं कोई उसमें सुधार की बात नहीं हो रही, एक बिजली तक आप मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। शौचालय की बात आई तो आपके प्रधानमंत्री को कहना पड़ा, तब शौचालय का ध्यान अब सरकार को आ रहा है। 68 साल हो गए देश को आजाद हुए, अब शौचालय स्कूलों में बनना की बात आपकी सरकार को, तो क्यों आपकी सरकार ये 10 साल में क्यों नहीं कर पा रही है सब काम? देखिए प्रभु जी, कई सारे सवाल हो गए, थोड़ा सा समय दीजिएगा। अभी बात करी कि आरटी कांग्रेस सरकार ने लागू किया, मौलिक शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार शिक्षा का अटल जी की सरकार में एनडीए में आया था, उसके परिप्रेक्ष्य में बाद में इन्होंने आरटी बना दिया, ठीक है। लेकिन अब जो बुनियादी सुविधाओं की बात कर रहे हैं, बुनियादी सुविधाओं की बात करें, सबसे पहली आवश्यकता होती है बैठने के लिए भवन और उसके लिए गुणवत्ता की शिक्षा देने वाला शिक्षक, उसकी व्यवस्था हमने की। आप बताइए, हायर सेकेंडरी में 500 रुपए का महीने में पढ़ाने वाला कौन सा शिक्षक वहां आता था? किसी का भाई भतीजा, किसी का रिश्तेदार, इस प्रकार की व्यवस्था, और कैसे भर्तियां होती थी हमें सबको पता है। हमने उस गुणवत्ता पर ध्यान दिया, टीचर्स ट्रेनिंग पर हमने ध्यान दिया। आज आप ही आंकड़े बता रहे हैं कि मात्र 4,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पीने के साफ पानी नहीं है, मात्र 4,000 सवा लाख में। मैं मानता हूं ये भी कमजोरी है, उन्हीं आंकड़ों की बात करें। आपकी बात से एक सवाल पैदा हुआ कि जो भाई भतीजे भर लिए गए थे, आपकी सरकार ने उनको परमानेंट कर दिया है। देखिए, उसके लिए तो बाकायदा एक प्रक्रिया थी प्रभु जी, हम सबको, आपको पता है, उस प्रक्रिया के पालन करने के तहत किसी ने भाई भतीजे थे, गलत नियुक्ति हुई थी, उनको हटा के आपको फ्रेश भर्ती करनी चाहिए थी। तो बाकायदा प्रक्रिया हुई, उस प्रक्रिया के तहत आज भर्तियां हो रही हैं और सबको पता है। आज गांव-गांव में आप पता कर सकते हैं। रही बात गुणवत्ता की, आज शौचालय अगर स्कूल में मुद्दा बना है तो इसलिए बना कि नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में एक संदेश देने की बात कही कि कम से कम स्कूल में शौचालय की व्यवस्था हो। और हम और आप चर्चा कर रहे हैं, 68 सालों में चर्चा नहीं की, 1956 से मध्य प्रदेश बना, तब से चर्चा नहीं की। ये बात कर रहे कांग्रेस सरकार की बात नो, अरे आपने छोड़ा कहां था?
हम आज कहां लेके आए? 2003 में क्या स्थिति थी मैं बता रहा हूँ। रजनी जी आपकी ओजस्वी वाणी सुनकर सागर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवी सिंह अपना सवाल करना चाहते हैं। हाँ देवी सिंह जी, सवाल कीजिए। सर मैं कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में ऐसा नहीं कि लाइट नहीं है, कुछ जगह भी लाइटें हैं और वहाँ पे अच्छा काम भी हो रहा है, परंतु आरटीई के तहत जो स्कूल खोले गए हैं मध्य प्रदेश में, उनको हर 3 किलोमीटर पे प्राइमरी, हर 8 किलोमीटर पे माध्यमिक विद्यालय खोले गए हैं। उन्हीं में अगर अच्छी सी व्यवस्था दें, उनको कम करके जो पास में है उनको उनमें एडजस्ट करके और वहाँ की अच्छी सी व्यवस्था दें तो जी आपकी बात हो गई। हमारे साथ सिलवानी से एक दर्शक जुड़ गए हैं, देवेश जैन जी। देवेश जी विनय जी अपना सवाल कीजिए। जी सर, मैं इसके लिए शिक्षा विभाग को जिम्मेदार मानूंगा जी। आज से भी क्वेश्चन है, क्योंकि शिक्षा विभाग जब शिक्षा विभाग ही एक ठोस निर्णय नहीं लेगा कि स्कूल में क्या व्यवस्था करना है। कोई सवाल करना इसके लिए शिक्षा उनकी नैतिक जिम्मेदारी है जी। वो पूरा एक सख्त निर्देश दें कि जो भी हमारे स्कूल जी। दतिया से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राजू जी अपना सवाल कीजिए। पटेरिया जी मेरी बात जरा पूरी हो जाने से, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारे प्रदेश में शिक्षा की स्थिति है तो क्या हुआ, हमारा प्रदेश में बलात्कार, महिलाओं के साथ उत्पीड़न और ये क्या बोलते हैं व्यापक घोटाला, इन चीज में तुम्हारी प्रदेश नंबर 1 पर है। अगर शिक्षा के मामले में अगर पीछे होगी तो क्या बात है, जनता को क्या चाहिए? देखो हम सवाल इसीलिए उठाया है कि शिक्षा अच्छी होगी तो ये जो बुराइयां आप बता रहे हैं ये होती नहीं, हमने इसीलिए इस मुद्दे को उठाया है। बड़ी बातें करते हैं यहाँ स्टूडियो में आके, ये इनकी शिक्षा बिल्कुल गुणवत्ता बिल्कुल शून्य है। ये लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, होर्डिंग बड़े बड़े लगाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चलिए हो गई आपकी बात। सागर से एक और दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, मोहन जी। मोहन जी क्या कहना चाहते हैं? हाँ पटेरिया जी, मैं बोलना चाह रहा हूँ जी कि जो सरकारी स्कूलों में कोचिंग करते हैं टीचर और जो स्कूल में पढ़ाते नहीं है। जी रजनी जी आपकी सरकार का राज है और एक सवाल ये आ रहा है कि टीचर स्कूल में तो पढ़ाते नहीं, जिनकी आप इतनी तारीफ कर रहे थे कि आपकी सरकार ने बड़े अच्छे रिक्रूटमेंट किए, उसको लेकर जिले से एक सवाल आ रहा है। देखिए व्यवस्था तो वाकई चौकस हुई है। कहीं किसी स्कूल के परिप्रेक्ष्य में अगर आपके दर्शक महोदय बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जिला शिक्षा अधिकारी या कलेक्टर को आप शिकायत करिए। और मुझे लगता है कि आप उस गांव के निवासी होने के नाते भी जागरूक बनिए। अगर कोई शिक्षक नहीं आ रहा है तो सामूहिक रूप से भले ही आपका बेटा बेटी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता हो या कहीं और अन्यत्र हो, लेकिन आप अगर जागरूक हैं तो केवल चैनल पर ही नहीं, आप संबंधित अधिकारियों को भी लिखिए। हमने व्यवस्था दी प्रभु जी, तभी 25% के आसपास रिजल्ट रहता था कांग्रेस के जमाने में। आज उस परिणाम की स्थिति कहीं बहुत अच्छी पहुंची है, लेकिन हम गुणवत्ता की जो बात कर रहे हैं उसमें लगातार सुधार की परिणाम बहुत आवश्यकता अच्छा आ रहा है। रजनी जी हम खबर दिखा रहे हैं, अभी हमने अपनी हेडलाइन में भी बताया था, पेपर लीक हो रहे हैं, सामूहिक नकल हो रही है। आप ये भी तो देखिए इस पहलू को भी। ये गुणवत्ता है प्रभु जी। व्यापक घोटाला उजागर हो रहा है शिक्षा के उसको लेकर और आप कह रहे हैं कि रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। ये तमाम जो जिस प्रकार की घटना कह रहे हैं, नकल रोकने की भी प्रयास होते हैं। पहले क्या परिस्थितियां थी, आज क्या परिस्थितियां हैं, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा हूं नकल को, लेकिन जो ओवरऑल हम मध्य प्रदेश के परिदृश्य की बात कर रहे हैं उस परिदृश्य में लगातार सुधार हो रहा है। सुधार की संभावनाएं हैं, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। गिरिजा शंकर जी, मध्य प्रदेश सरकार हो या छत्तीसगढ़ की सरकार हो या किसी और राज्य की सरकार हो, उसको स्कूलों में शौचालय का ध्यान तब आता है जब नरेंद्र मोदी कहते हैं। लाल किले से नरेंद्र मोदी ने कहा कि शौचालय बनाइए। नरेंद्र मोदी बहुत बाद में आए, मैं थोड़ा सुधार दूं। जी सुप्रीम कोर्ट पिछले 5 साल से जी ये आदेश दिया हुआ है सारे राज्य सरकारों को कि आप सारे स्कूलों में शौचालय बनाएं और कंप्लायंस रिपोर्ट दें। मैं समझता हूं कि अब तक 10-12 बार 15 बार जो चीफ सेक्रेटरी वहां जाकर हलफनामा दे चुके हैं, कलेक्टरों से हलफनामा मंगवाया गया है कि आपके स्कूलों में शौचालय है। तो शौचालय को सबसे पहले नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने लिया और दुर्भाग्य की बात यह है कि लगभग 4-5 सालों से सुप्रीम कोर्ट लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, उसके बावजूद राज्य सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। देखिए बुनियादी सवाल क्या है, शिक्षकों की कमी है या अधिक है, नकल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, ये बुनियादी प्रश्न नहीं है। बुनियादी प्रश्न ये है सरकार की प्राथमिकता और सोच क्या है। यदि मान लीजिए आप एक कल्पना कीजिए 98,000 स्कूलों में बिजली नहीं है, यह बहुत सहज रूप से जवाब देकर एक आंकड़ा दे दिया गया। यदि सेल टैक्स में, एक्साइज में या ट्रांसपोर्ट में
इसी तरह से रेवेन्यू लॉस होता तो क्या सरकार ऐसे ही बैठी रहती? ठीक बात है, बहुत बड़ा दिक्कत दरअसल ये है कि हमने जो सरकारी जो प्राथमिकताएं हमारी है उत्पादक और गैर उत्पादक श्रेणी में हमने बांट दिया है। जो सेवाएं गैर उत्पादक हैं उसकी तरफ सरकारें ध्यान नहीं देती, क्योंकि सरकारों को सिर्फ उसमें खर्चा करना पड़ता है, उससे कोई इनकम नहीं होती। तो जब तक कि सरकार की जो नीयत है, सरकार की नीति है, उसकी प्राथमिकता में जब तक स्कूल शिक्षा नहीं आएगा, इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से या छोटी छोटी बातों पर बहस करने से कुछ नहीं होगा। और ये मुद्दा सरकार कांग्रेस की है या बीजेपी की है, किसने बेहतर काम किया, किसने खराब काम किया, इस पर भी बहस करने की नहीं है। बुनियादी रूप से यह है कि शिक्षा को किस तरह नेग्लेक्ट किया जाता रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, रायपुर के जिस गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल में मैं पढ़ा, लगभग 40-45 साल बाद जब मैं उस रोड से निकला तो वहां पर रोड चौड़ी की जानी थी। एक तरफ मकान थे निजी लोगों के और एक तरफ स्कूल का मैदान था खेल का। क्या निर्णय हुआ? उन मकानों को न तोड़ा जाए, बल्कि वो जो स्कूल की जो खेल का मैदान है उसको एक्वायर कर लिया जाए। वो मैदान छोटा हो गया, बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं बचा और वहां सड़क बना दी गई। सरकारी स्कूलों को लेकर, सरकारी शिक्षा को लेकर जो हमारी सरकारों की मानसिकता रही है, एक तरफ तो प्रोग्रेसिव बनते हैं, नई नई योजनाएं बनाते हैं, नई नई सोच लाते हैं, लेकिन उनका जो पूरा फोकस है वो इस तरफ नहीं होता कि वो इन सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर कैसे बनाएं, उस तरफ ध्यान नहीं रहता। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही गिरिजा शंकर जी। मैं आपको रोकना चाहूंगा गिरिजा शंकर जी, आपने बहुत अच्छी बात की। चर्चा हमारी जारी रहेगी। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके गांव तक पहुंचने वाली हर योजना का खाका यहां तैयार किया जाता है। मैं करूंगा आपको रिपोर्ट, क्योंकि आपसे अब दिल्ली दूर नहीं। शहर से लेकर गांव तक, किले की प्राचीर से महल के गुंबदों तक, आपको रखे सबसे आगे, सबसे तेज। अब आ गया है आपके घर न्यूज एक्सप्रेस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जो विरोधियों के चक्रव्यूह को भेदना चाहता है, जो राजनीति के कुरुक्षेत्र में कभी नहीं हारता, जो सियासत की शतरंज में चलता है सबसे बड़ी चाल, वही कहलाता है महाबली। बली बली हर शनिवार रात 8 बजे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। भले ही प्रदेश के 98,000 से ज्यादा स्कूल अंधेरे में डूबे हैं,
लेकिन साल दर साल स्कूलों के लिए बजट बढ़ता ही जा रहा है। देखते हैं पिछले 6 सालों में शिक्षा के लिए कितना रहा मध्य प्रदेश का बजट। मध्य प्रदेश में साल दर साल स्कूल शिक्षा के लिए बजट बढ़ता ही गया। 2010-11 में स्कूल शिक्षा के लिए 6,749 करोड़ का बजट, 2011-12 में स्कूल शिक्षा के लिए 10,043 करोड़ का बजट, 2012-13 में स्कूल शिक्षा के लिए 12,119 करोड़ का प्रावधान, 2013-14 में स्कूल शिक्षा के लिए 13,763 करोड़ का प्रावधान, 2014-15 के स्कूल शिक्षा के लिए 14,853 करोड़ का बजट, 2015-16 में स्कूल शिक्षा के लिए 15,749 करोड़ का प्रावधान में कर रही है मदद। तो देखा आपने साल दर साल मध्य प्रदेश में शिक्षा का बजट कैसे बढ़ता रहा, और हम बात कर रहे हैं कि स्कूलों में बिजली नहीं है, शौचालय नहीं है, पानी नहीं है। एक दमोह से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप। हाँ प्रदीप जी, अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं सवाल पूछने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा जी कि हमारे देश में राजनीतिक दल बच्चों और उनकी सहूलियतों पर इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होता, उनका वोट बैंक नहीं होता। चलिए सवाल कर लीजिए अब अपना। मेरा यहाँ कहना कि क्या यहाँ सभी राजनीतिक दलों को जिम्मेदारी नहीं होती कि दलगत और वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर बच्चों के लिए योजनाएं लाएं और यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति छोड़ दें, क्योंकि देश उनके भरोसे नहीं बल्कि भविष्य के बच्चों के भरोसे है। चलिए ठीक है, हम आपको जवाब दिलाते हैं। मेहगांव से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र। हाँ राजेंद्र जी, क्या सवाल करना चाहते हैं? हाँ सर, वो एक हमारे साथ हादसा हो गया है, आपके स्कूल के संबंध में ही है। आपके मास्टर हैं, कुंवार गांव में पढ़ाते हैं। सवाल क्या है आपका? हाँ, मेहगांव के पास ग्राम मेहगांव में अरविंद वर्मा एक मास्टर पढ़ाते हैं स्कूल में। चलिए, आपके एक मास्टर की शिकायत है। भोपाल से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, भगवान दास जी। भगवान दास जी, सवाल कीजिए। हाँ सर, हमारे बीजेपी भाई साहब बैठे हैं, रजनीश अग्रवाल जी, उनसे सवाल है कि आपकी सरकार है, थोड़ा सख्ती करे, अटल ज्योति अभियान को अमल में लाए और सख्ती करे। हम गरीब के बच्चे आपसे बहुत बहुत आभारी रहेंगे। चलिए रजनीश जी, सवाल आपसे है। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अभी जो नए स्कूल बन रहे हैं, शिक्षा राज्य मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि नए स्कूलों में बनते से ही उसमें बिजली की फिटिंग, पंखे और तमाम सुविधाएं जो बिजली के लिए होनी चाहिए वो की जा रही है। पुराने भवन जहां नहीं थे वहां भी कनेक्शन लगने में कोई बहुत समय नहीं लगता, बिजली के कनेक्शन लगाने में, लेकिन वो भी प्राथमिकता में लिया जाना चाहिए और लिए जाने की बात उन्होंने स्वयं स्वीकार करी है। निश्चित रूप से गरीब विद्यार्थी हो या अमीर हो, उस सरकारी स्कूल में उस जो बिजली की व्यवस्था है या और तमाम बुनियादी व्यवस्थाएं हैं मिलनी ही चाहिए। जी, गिरिजाशंकर जी, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि मध्य प्रदेश में ये जो स्थिति है इसमें बदलाव होता दिख नहीं रहा आपको। बिजली का बिल देने का प्रावधान सरकार ने बजट में नहीं किया, और रजनीश जी कह रहे हैं कि बिजली का प्रावधान किया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी कहा, इनके अभी प्रवक्ता थे वो ये कह रहे थे कि भोपाल में तो कहीं पे भी ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिसमें बिजली ना हो, लेकिन सरकार जो स्कूलों के लिए बजट रखती है उसमें कहीं ये प्रावधान नहीं किया गया। हमारी जो जानकारी है उस स्कूलों में ना तो स्वीपर का प्रावधान है, ना वहाँ पे सफाई के लिए किसी कर्मचारी के लिए प्रावधान है, शौचालय बनाने का तो प्रावधान ही नहीं है, तो फिर बिजली कैसे आएगी? और मैं आपको बता दूं कि सरकार की 2-3 स्कीमें चल रही हैं जिनमें कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य की गई है। उनको कंप्यूटर में हमारे बच्चे कैसे शिक्षित हो पाएंगे? नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो सरकारी स्कूल है, खासकर जो रिमोट एरिया में है, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि भोपाल में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहां पर बिजली ना हो। बिल्कुल सही बात है। जो शहरी इलाकों के स्कूल है, 1.25 लाख स्कूलों में से 98,000 स्कूलों में बिजली नहीं है और बाकी में बिजली है, तो जाहिर है कि बाकी वो स्कूल हैं जो शहरी इलाकों में है, वहां बिजली होगी। लेकिन ग्रामीण इलाकों में, खासकर आदिवासी और दूरस्थ इलाके जो है, वहां बिजली नहीं है। उसकी वजह यह है कि बजट में जो प्रावधान बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप, यदि आप उसको इन्फ्लेशन से जोड़कर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि बजट तो लगभग उतना ही है, जो कुछ बढ़ रहा है वो इन्फ्लेशन के कारण बढ़ रहा है। दूसरी बात यह है कि जो अटल ज्योति अभियान या इसके पहले जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी, तो जो ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का पहले कॉन्सेप्ट क्या था कि किसी भी गांव में एक बिजली का कनेक्शन पहुंच गया तो उस पूरे गांव को विद्युतीकृत मान लिया जाता था। बाद में वो परिभाषाएं बदली
उसमें फिर कुछ मजरे टोलों को जोड़ा गया, कुछ SC/ST बस्तियों को जोड़ा गया। उसी तरह अटल ज्योति अभियान में 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान तो है, लेकिन हर एक को बिजली देने का प्रावधान है कि नहीं, ये देखना होगा। ये मान लिया जाता है कि सरकारी स्कूल जो है वो चूंकि दिन में लगते हैं और दिन में बिजली की जरूरत होती नहीं, तो इसलिए सिद्धांत रूप से इन स्कूलों में बिजली नहीं लगाने जैसा एक प्रावधान अलिखित रूप से बन गया। कंप्यूटर की शिक्षा की बात की आपने, कंप्यूटर की शिक्षा देने की बात होती है, अंग्रेजी पढ़ाने की बात होती है, वो तमाम चीजें होती हैं, लेकिन अमल में होता हुआ वो नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि वहां पर जो क्लास उसका लाभ लेता है, जो पढ़ाई करता है, वो क्लास सरकार की प्राथमिकता में नहीं होता। और इसीलिए उन इलाकों में ये बिल्कुल न मानिए कि सरकारी स्कूलों की बदहाली है इसलिए वहां प्रतिभाओं का कोई पलायन हो रहा है या प्रतिभाएं वहां कम है। उसके बावजूद भी उन्हीं सरकारी स्कूलों से बहुत अच्छी प्रतिभाएं हमारे गांव से, ट्राइबल इलाकों से निकल के आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश के ट्राइबल इलाकों से बहुत सारे बच्चे बच्चियां ऐसी हैं जो सरकारी स्कूल से पढ़कर निकले और IIT, IIM और मेडिकल में पढ़ाई कर रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि सरकार की प्राथमिकता में सरकारी संस्थाएं आए, चाहे वो स्कूल हो चाहे अस्पताल हो। लोगों के नजरिए में सरकारी संस्थाओं का बहुत अवमूल्यन हुआ है और इसीलिए कि वो सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। इसलिए जवाहर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे मध्य प्रदेश में हेड स्टार्ट है, स्मार्ट स्कूल योजना चल रही है, छत्तीसगढ़ में भी होगी, क्या जहां कंप्यूटर लगे वहां पर बिजली उपलब्ध है? क्या बच्चे कंप्यूटर का प्रयोग कर पा रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं आपके राज्य में? नहीं, छत्तीसगढ़ में बिजली की समस्या है नहीं, लेकिन अंदर के इलाकों में स्कूलों में जैसा आपका रिपोर्ट कह रहा है, अगर ये है तो चौंकाने वाली बात है। नहीं, रिपोर्ट हमारी नहीं है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने राज्यसभा में कहा है। स्कूल शिक्षा नहीं रहेगी तब तक राजनीति होती रहेगी। पंकज जी, हाँ, उन्हीं की अगर सरकार कह रही है इसका मतलब वो सही होगी, और अगर ये है तो गलत है। मैं एक छोटा वाकया बताता हूँ जी, सही होगी तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि मैं बिल्कुल ट्राइबल इलाकों में एक बार मंत्री जी के साथ गया था मैं, और वहां पे एक ऐसा वाकया हुआ जो कि सरकार को जागने पे मजबूर किया था उस वक्त, लेकिन ये जरूरत नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि यही सोच सरकार की होनी चाहिए। एक बच्चे को 11वीं में था, उससे पूछा हमने कि क्या बनोगे मुन्ना, तो उसने कहा कि बहुत देर सोचा और उसने तो एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि मैं एक टेररिस्ट बनना चाहता हूं। और जब पूरा महकमा उसके पीछे पड़ गया कि मंत्री जी के सामने किस तरह की बात कर रहे हो, तो वो रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि भाई मेरे बात करने दो, क्या कारण है इस चीज का। उसने एक बहुत अच्छा कारण दिया, ये आज से 10 साल पहले की बात है, कि 10वीं तक लड़कों के लिए कंप्यूटर शिक्षा निःशुल्क है और लड़कियों के लिए 12वीं तक। लड़कियां स्कूल छोड़ के चली जाती हैं, उनके कोई काम का नहीं है, और मेरी रुचि है पढ़ने की 11वीं में कंप्यूटर शिक्षा, मैं उसमें करियर बनाना चाहता हूं। जब मैं वो शिक्षा केंद्र में गया तो उनने बोला कि लड़कों के लिए नहीं है, इसलिए आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। 10,000 रुपए मेरे पिता की वार्षिक आय है, मैं कैसे दे सकता, इसलिए मैंने ऐसा करियर चुना जिसमें न अस्त्र शस्त्र भी फ्री है और प्रशिक्षण भी फ्री है, और मुझे समझ में आया कि ये टेररिज्म के अलावा और कोई हो नहीं सकता। ऐसी विकृत मानसिकता की ओर धकेलने के लिए अगर ये शिक्षा पद्धति तैयार कर दे तो ये गलत होगा। हमको ये पहले से सोचना पड़ेगा। उस दिन से 11वीं 12वीं में बच्चों के लिए कंप्यूटर शिक्षा लड़कों के लिए सही बात कही आपने। कर दिया गया। पंकज जी, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, तब क्यों नहीं सोचा गया इन समस्याओं के बारे में? आपकी सरकारें थी सभी राज्यों में, केंद्र में भी आपकी सरकार थी, तब ये विषय क्यों नहीं इस बारे में ध्यान में आया? देखिए प्रभु जी, मैंने आपको RT जैसा उदाहरण दिया और कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने पर्याप्त ध्यान दिया शिक्षा पर, मानव संसाधन के उन्नयन पर, और उसी का कारण है कि आज भारत की RTI में 10 बच्चे यदि किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ लेंगे तो उससे भला नहीं होना। हम बात कर रहे हैं सरकारी स्कूलों की जो दोनों प्रदेश में बड़ी तादाद में है, जहां पर बहुतायत में बच्चे पढ़ते हैं। प्रभु जी, मेरा उत्तर सुन लीजिए। मैं उसी बात के ऊपर आ रहा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने इस मामले में यथासंभव सर्वश्रेष्ठ प्रयास किए, और आज यही कारण है जो बात गिरजा भैया ने कही कि सरकारी स्कूल का बच्चा भी
IIT में भी जाता है, मेडिकल में भी जाता है, सेना में भी जाता है, और जो क्षेत्र आप बात करें जहां सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा की आवश्यकता थी वहां वो जाता है। और आज यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने यदि मानव संसाधन पर ध्यान दिया तो आज हम मंगल तक पहुंचे हैं। हमने क्रायोजेनिक इंजन बनाया है, और जिन ओबामा साहब के सामने मोदी जी ने भारत की हथियारों की और सैन्य क्षमता की प्रदर्शन करी तो उस मानव संसाधन के पीछे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है कि बदलते परिवेश में जहां कंप्यूटर शिक्षा की आवश्यकता है, और यदि 11 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यदि उन स्कूलों में बिजली नहीं है तो ये किस काम की? मेरे मित्र बहुत बात कर रहे थे गुणवत्ता की, तो ये जरा गुणवत्ता के आंकड़ों पर नजर डालने, जो इन्हीं की सरकार जो अब दिल्ली में, उसके आंकड़े बहुत साफ दर्शाते हैं कि मध्य प्रदेश में स्कूलों में ड्रॉप आउट की संख्या बाकी राज्यों से ज्यादा है। मध्य प्रदेश के बच्चों का जो भाषा ज्ञान है दुर्भाग्यपूर्ण रूप से बहुत कम है, उनका उच्चारण बहुत खराब है, अंग्रेजी में बहुत कमजोर है। तो ये 11 साल से जो सरकार मध्य प्रदेश के क्या बात करते हैं, बीमारू से सुचारू राज्य बनाने का दावा, जो नकली दावा करते हैं, तो उनकी सरकार की पोल खुल रही कि यदि प्रदेश का मानव संसाधन अपनी नींव से कमजोर होगा, उसका नींव का ज्ञान कमजोर होगा, वो माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, हायर सेकेंडरी स्तर पर यदि कमजोर होगा तो कैसे मध्य प्रदेश का भविष्य उज्जवल होगा? ये सोचने की बात है। प्रभु जी, पुराना दौर निकल गया, प्रतियोगिता का दौर है। यदि आप में योग्यता और हुनर नहीं है तो आपको कोई पूछने नहीं वाला। पंकज जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। पंकज जी, आपने कहा कि आपके जो नीतियां थी उससे अंतरिक्ष तक जा रहे हैं। जवाहर जी ने बताया कि टेररिस्ट भी बन रहे हैं। हमारे से एक दर्शक जुड़ गए हैं गैरतगंज से, सचिन अपनी बात रखिए। हेलो सर जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं सर गिरजा शंकर जी से ये बात करना, क्वेश्चन करना चाहूंगा। हाँ जी जी। ये जो अंधेरे की पाठशाला है, इसकी जिम्मेदारी के लिए, इसकी जिम्मेदारी के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है या केंद्र सरकार? मैं गिरजा शंकर जी से इसका सवाल। चलिए हम जवाब दिलाते हैं। राजनांदगांव से एक दर्शक जुड़ गए, नंद कुमार हमारे साथ। नंद कुमार जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट से 3 सात के क्षेत्र से बोल रहा हूँ सर मैं जी। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जो ग्रामीण अंचलों में जो स्कूल है उसमें छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से नाना प्रकार की योजनाओं लॉन्च किया जा रहा है, और उसमें निःशक्त शौचालय बनाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान माननीय नरेंद्र मोदी के तत्वाधान में किया जा रहा है। हेलो जी, सवाल क्या है इसमें आपका? हाँ, मेरा सवाल ये है सर, ये शौचालय के संबंध में स्कूलों में क्या व्यवस्था है? जी ठीक है। गिरजा शंकर जी, छत्तीसगढ़ का जवाब भी आप ही दीजिए, और गैरतगंज का जो सवाल जवाब तो आपसे ही मांगा गया है। ये जो बुलंदवा सवाल जो किया उन्होंने मुख्यमंत्री जी के जिले से, मेरे समझ में नहीं आया क्या उनका सवाल था, लेकिन जो मोटे तौर पर जो सवाल उभर रहे हैं वो कहीं न कहीं शिक्षा की जो बदहाली है अलग अलग स्तर पर, कहीं कंप्यूटर की शिक्षा नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, कहीं मास्टर नहीं है, कहीं और कुछ नहीं है, और बावजूद इसके कि सरकारें चाहे कांग्रेस बीजेपी किसी की रही हो, हर सरकार में कुछ न कुछ नई योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में आती रही। बावजूद यदि ये बदहाली है तो उसकी सिर्फ एक वजह है कि उन विद्यालयों में जो पढ़ने वाले हमारे छात्र छात्राएं हैं वो उस क्लास को बिलोंग करते हैं जो क्लास समाज के हाशिए में रहने वाला क्लास है। यदि आप बहुत जो आज आप रिपोर्ट देखी आपने, ये तो जो केंद्रीय मंत्री ने आज जो रिपोर्ट रखी है, आप पिछले 20-25 सालों का रिपोर्ट देख लीजिए, हर साल लगभग यही रिपोर्ट आती है। जितने भी मानव संसाधन विभाग ने, जो मंत्रालय ने सर्वे कराए, जो असर का सर्वे हुआ और बहुत सारे सर्वे हुए, उनमें यही बात देखने में आई कि 90% बच्चे ड्रॉप आउट के शिकार होते हैं और वो उच्च शिक्षा तक जा ही नहीं पाते। बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं होती, उनको ठीक से लिखना पढ़ना नहीं आता, और तमाम चीजें होती, लेकिन कभी इसको गंभीरता से नहीं लिया गया। जिस तरह जवाब दिया गया कि इसको हम जल्दी ही ठीक कर लेंगे, बस यही जल्दी ही ठीक कर लेंगे का जवाब जो है वो लगातार हमको मिलता रहा है। यदि हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों में बदहाली खत्म हो तो उसका सिर्फ और सिर्फ मेरे लिहाज से, मेरे स्तर पर एक ही उपाय है, तमाम सरकारी कारिंदे, चाहे वो पटवारी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, इनके लिए कंपलसरी होना चाहिए कि इनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में ही पढ़ेंगे। जब एलीट क्लास का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा तो सारी जो व्यवस्था है, जो बदहाली आप देख रहे हैं, वो सारी बदहाली खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमारा एलीट क्लास का इन स्कूलों से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए उन स्कूलों का
जो उद्धार होना है वो मुझे आने वाले किसी भी समय में संभव प्रतीत नहीं होता। आपने बहुत अच्छी बात कही गिरिजा शंकर जी। जवाहर जी, क्या आप इस राय से सहमति रखते हैं कि नेताओं के, अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएं? ये देखिए, है तो बात बिल्कुल सही, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं लगती है मुझे कि ऐसा आज की मनस्थिति में वो भेजेंगे भी अपने बच्चों को, क्योंकि हालत सरकार के पैसे में आप ऐश करेंगे, दूसरी एक सरकार के पैसे में आप नौकरी करेंगे और सरकारी स्कूलों में परहेज करेंगे, ये क्यों व्यवहारिक नहीं है? रजनी जी, आप तो सत्ताधारी दल से हैं, क्या आप पार्टी स्तर पर ये सुझाव दे सकते हैं या आपकी पार्टी ये पहल कर सकती है, सरकार को सुझाव दे सकती है कि मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएं? देखिए, मूल रूप से तो ये जो गिरिजा भैया ने बात कही है, बहुत पहले से व्हाट्सएप के मैसेजों से सोशल मीडिया पर तमाम जगह चल रही है और लोग कह रहे हैं कि क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए ताकि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधरे। लंबे समय से बात चल रही है। पार्टी क्या सुझाव देगी नहीं देगी उसका विचार विमर्श का विषय है। विचार से आप सहमति रखते हैं या नहीं? मैं वही बात कर रहा हूँ कि क्या राय देगी ये विचार विमर्श का विषय है पार्टी स्तर पर, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर जरूर ये कहता हूँ कि अगर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक करनी है, प्राथमिकता में लाना है, तो कहीं ना कहीं भले ही नागरिक अधिकार सरकारी कर्मचारी के और गैर सरकारी आदमी के एक जैसे होते हों, लेकिन ये कहीं ना कहीं अनिवार्य करना पड़ेगा कि सरकार से जो जुड़ा आदमी है, वो चाहे राजनीतिक तौर पर हो, चाहे अपने किसी कर्मचारी अधिकारी के नाते हो, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े और उसकी गुणवत्ता, उसकी जिम्मेदारी बने। मैं इससे व्यक्तिगत तौर पर तो सहमत हूं। इसको मुहिम में कन्वर्ट करने का विचार आपके मन में नहीं आता? पंकज जी, क्या कांग्रेस इसको लेकर कोई मुहिम चला सकती है? देखिए प्रभु जी, यदि कोई सकारात्मक सुझाव जिस पे समाज में और प्रशासनिक व्यवस्था में सहमति बनती है तो उस पर अमल करने में कोई हर्ज नहीं है। और जो बात गिरिजा भैया ने कही, मैं उससे सहमत हूँ। शेट्टी साहब से बड़ी विनम्रतापूर्वक असहमति जताता हूँ कि कुछ भी अव्यवहारिक नहीं होता। शेट्टी साहब, हमको, आप यद्यपि शिक्षाविद हैं, आपका तजुर्बा ज्यादा है तो माफ कीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन अव्यवहारिक कुछ भी नहीं होता। यदि हम उसको व्यवहार में लाने लगेंगे तो व्यवहारिक हो जाएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा प्रभु जी इस बात का है कि ये स्कूलों को सुधारने का एक बिंदु हो सकता है। मुझे लगता है कि हमको इसके साथ साथ इस पर भी ध्यान देना होगा कि स्कूलों का जो अध्यापक हैं उनका ट्रेनिंग कैसे, क्योंकि अभी बहुत सारी जो मेरे मित्र ने जिक्र किया रजनीश है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आई कि जो अध्यापक थे उनका सामान्य ज्ञान इतना कमजोर था कि उनको देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम तक ज्ञात नहीं था। तो यदि ऐसा अध्यापक बच्चों को शिक्षित कर रहा है, आपके मानव संसाधन को पंकज जी, इस अध्यापक मसले को लेकर तो आप दोनों के बीच में विवाद हो सकता है। रजनीश जी कहेंगे आपके समय की भर्ती थी, आप कहेंगे इनके समय की भर्ती थी। पिपरिया से एक दर्शक जुड़े हमारे साथ। पंकज जी, हम आपसे चर्चा जारी रखें। पिपरिया से रामस्वरूप कुछ कहना चाहते हैं। जी रामस्वरूप जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल है सर, 1995 से जो गुरु जी है जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, आज की कंडीशन में गुरुजियों की कंडीशन बहुत खराब है और 5,000 रुपए में आज जैसे मान चलो काम कर रहे हैं, इतनी महंगाई में कैसे कर सकेंगे? चलिए हम जवाब दिलवाते हैं इसका। जी, ग्वालियर से एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। जी सवाल कीजिए। प्रदीप जी सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है, दो हिस्सों में सवाल है। एक तो के जो पुराने गांव के जो अपने स्कूल हैं उनमें जो टीचर और उनके जो स्टाफ है वो शराब पी के आते हैं जी, और दूसरा ये कि कई जगह तो स्टाफ है ही नहीं, टीचर के अलावा और कोई किसी तरह का कोई स्टाफ है ही नहीं, तो कैसे स्कूल चलेंगे? रजनीश जी, ये दोनों सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इस पे दोनों पक्षों को तैयार होना पड़ेगा, सरकार की तरफ से भी और समाज की तरफ से भी। अगर कोई पर्टिकुलर दावे कर रहे थे, अभी दर्शक कह रहा है कि टीचर है नहीं और जहाँ है वहाँ शराब पीकर आते हैं। वही बात कर रहा हूँ, एक शिकायत और आ रही है। प्रभु जी, मैं आज यहाँ बैठ के स्टूडियो में आपके कह दूं कि नहीं जी फलानी जगह तो पूरे शिक्षक हैं जी, और वो कहें कि नहीं है जी, तो ये स्टूडियो पे फोन पे हम बहस नहीं कर सकते। जिला शिक्षा अधिकारी या कलेक्टर को निश्चित रूप से आप अवगत कराइए। आपको जागरूक होना पड़ेगा। एक समय ऐसा था कि शिक्षा केवल समाज का विषय हुआ करता था, सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा गया था, लेकिन समाज को, उस अभिभावक को भी आगे आना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। पंकज जी, जब रजनीश अग्रवाल एबीवीपी में हुआ करते थे तो ऐसे मुद्दों को लेकर आंदोलन खड़े किया करते थे, आज बचाव कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्षमा करें, पंकज जी से पूछने के पहले मैं व्यक्तिगत तौर पे भी और सरकार के नाते भी, भारतीय जनता पार्टी के नाते भी, मैं किसी पक्ष से बचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। जो बात आप कह रहे हैं, अगर क्रायोजेनिक इंजन मंगलयान और फलाने ढिमका की बात पंकज जी कह रहे हैं, वो इसलिए नहीं बना है कि कांग्रेस ने स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था ठीक की थी, वो इसलिए बने कि उस ग्रामीण बच्चे में भी प्रतिभा थी, मेधा थी,
वो इसलिए बने क्योंकि उनके अंदर कुछ आगे पर्याप्त बिजली मिले, हर स्कूल को बिजली मिले, तो छोटा छोटा बच्चे में ये प्रतिभा नजर आएगी। मेरा उत्तर लिया जाए। 68 सालों में वो व्यवस्था कहां तक ठीक थी, मैं उस पर बहस में नहीं जाता कांग्रेस और बीजेपी के, लेकिन चलिए हम गिरिजा शंकर जी आपसे जानना चाहूंगा, मध्य प्रदेश सरकार 8000 स्कूलों में शौचालय बनाने में पसीने आ रहे हैं, 200 करोड़ रुपए इधर उधर से जुटाए गए, कई PSU को लगाया गया है, वहां से पैसे लिए जा रहे हैं। दिसंबर के टारगेट था 31 दिसंबर तक पूरे कर लेने थे, लेकिन वो तारीख आगे बढ़ा दी गई, अब जो है जून तक की तारीख आगे बढ़ा दी गई। जब 8000 स्कूलों में आप शौचालय नहीं बना पा रहे हो, जहां जनता चंदा दे रही है आपको दूसरों के पैसे से, तो फिर आप बिजली कितने सालों में ले पाएंगे? ये तो सदस्यता अभियान हो गया, एक कोटा है पूरा करना है। क्यों शौचालय बनाने के लिए 8000 स्कूलों में आज प्राथमिकता बन गई और 200 करोड़ की व्यवस्था हो गई? क्यों कि आपके पार्टी के प्रधानमंत्री ने, आपकी पार्टी के सरकार के प्रधानमंत्री ने कहा, जब पिछले 4 साल से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तब ये प्राथमिकता क्यों नहीं बनी? दरअसल देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूली शिक्षा है उसमें कहीं न कहीं सरकार की अपनी जो शक्ति है, अपने साधन है, उसके साथ साथ यदि सरकार चाहे तो जिस तरह से CSR में जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत सारे उद्योग घरानों से सहयोग ले रही है, उस तरह से हमारे गांव के जो लोग हैं उनका भी सहयोग उनमें लिया जा सकता है। ये प्रयोग मध्य प्रदेश राज्य गठन के पहले सरस्वती विद्या मंदिर के रूप में तब के शिक्षा मंत्री ने प्रयोग किया था। बाद में जब शंकर दयाल शर्मा शिक्षा मंत्री बने तब प्रयोग हुआ कि लोगों के श्रमदान से, लोगों के सहयोग से स्कूल, बड़ी संख्या में स्कूल बने, और वो तमाम लोग अपने स्वयं के सहयोग से उन स्कूलों को चलाया करते थे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो सहभागिता की बात की जा रही है, उस सहभागिता को PPP मॉडल से अलग होकर जो स्वयं स्फूर्त सहभागिता है उसको आपको बढ़ाना होगा। और दूसरी बात यह है कि स्कूलों में जो अव्यवस्था है उसको उतनी ही प्राथमिकता देने की जरूरत है जितना कि ट्रांसपोर्ट और एक्साइज से कलेक्शन हो, तब उसके बाद आपको समय समाप्त हो रहा है। जगदीश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो गिरिजा शंकर जी कह रहे हैं कि समाज को सौंप देना चाहिए स्कूलों के उद्धार का काम, तो क्या इसमें कुछ दम दिखता है आपको? संभव हो पाएगा कुछ? प्रभु जी 30 सेकंड दीजिएगा मुझे। जी जवाहर जी, आवाज आ जी जवाहर जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि गिरिजा शंकर जी ने अभी कहा कि समाज को सौंप देना चाहिए, समाज के जरिए स्कूलों में बदलाव करना चाहिए, जो CSR का जो फार्मूला है उसके तहत। तो क्या कुछ आपको लगता है कि इससे छत्तीसगढ़ में जो कि नक्सली प्रभावित इलाका है वहाँ कुछ सुधार हो सकता है? वो बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। हाँ जी, पंकज जी आपसे जानना चाहूंगा इस स्थिति को बिल्कुल हो सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ का ही उदाहरण मैं ले रहा हूँ कि हमने छत्तीसगढ़ का उदाहरण लेना चाहूंगा। यहाँ 4000 टॉयलेटों की कमी है और निजी क्षेत्र से जितने बिल्डर हैं उनने 1000 टॉयलेट का अनुदान दिया है अभी। जी जी पंकज जी, आपको क्या लगता है कि राजनीतिक नजरिए से परे हटकर सुधार के लिए क्या दिशा होनी चाहिए? सरकार को कैसे कदम बढ़ाना चाहिए? समाज को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो बात गिरिजा भैया ने कही मैं उससे सहमत हूं कि सरकार को इस शिक्षा को, चाहे वो प्राथमिक स्तर की हो, माध्यमिक स्तर की या उच्च शिक्षा के स्तर की, मैं कॉलेजों की बात भी कर रहा हूं, उसको अपनी प्राथमिकता में लेना होगा और सरकार को लाभ हानि सेट कर ये सोचना होगा कि ये हमारे देश का या प्रदेश का भविष्य का मानव संसाधन है और यदि ये नींव कमजोर होगी तो हमारी भविष्य की इमारत कमजोर हो सकती है। पर दुर्भाग्य से सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा प्रश्न इसलिए कि ये इस प्रकार के वादे और दाद और दिखावा बहुत करते हैं। तो आज उनकी ही मंत्री ने उनके शिक्षा के स्तर का आईना उनको दिखाया। मुझे उम्मीद है कि शिवराज सिंह चौहान साहब, उनकी सरकार को सद्बुद्धि आएगी और मध्य प्रदेश में हम जो शिक्षा के क्षेत्र में विसंगतियां देख रहे हैं वो संभवतः कम होंगी। जी रजनीश जी, देखिए कांग्रेस के प्रवचन से नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस ने हालात जो किए, शिक्षा की दुर्व्यवस्था की, हमें पता है, हमने भोगा, हमने आंदोलन भी किए। पंकज जी मैं जानता हूँ, पंकज जी मैं जानता हूँ, ये अगर दुर्दशा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हुई है। रजनीश जी आप कोई गंभीर बात करना चाह रहे थे, की जरूरत नहीं है, लेकिन जो समाज की मुद्दा की बात है, समाज के सहयोग की मुद्दा की बात है प्रभु जी, निसंदेह रूप से ये सच है। सरकार ने भी इस तरफ प्रयास किए हैं। गांव के लोग, आप झूठ बोल रहे हैं पंकज जी,
मैं कह रहा हूँ आपके झूठ आप आपकी मंत्री बोल रही है, हमने आरोप थोड़ी लगाया। आप उनसे स्मृति ईरानी झूठ बोल रही है या शिवराज सिंह जी आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, स्मृति ईरानी भी सच बोल रही है, शिवराज जी भी सच बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, दुनिया आप झूठ बोल रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। चलिए रजनीश जी पंकज जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के पास कहने के लिए कोई गंभीर विषय नहीं रह गया इस मामले में जी। सुनने को तैयार हो ये लोग, ये अपनी बुराई नहीं सुन सकते। हमारा समय भी समाज की बात है, सरकार में हो तो अपनी गलती मानो ना। हर बात राजनीतिक लाग लपेट से चलिए हम राजनीति से परे रख के बात कर रहे हैं। रजनीश जी आपका समय समाप्त हो गया है, रजनीश जी आपका समय समाप्त हो गया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी आपको भी धन्यवाद, गिरजा शंकर जी आपको भी धन्यवाद, जवाहर जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अच्छे सुझाव रखे वहां से। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। मध्य प्रदेश के एक वित्त मंत्री ने कुछ साल पहले अपने बजट भाषण में ये शेर पढ़कर खूब वाहवाही बटोरी थी, लेकिन इन सालों में ना तो सरकार चलाने वालों की नजर बदली और ना ही अफसरों की नजर इन महानगरों के इतर बने स्कूलों तक पहुंची। तभी तो प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद वे यह देखने को मजबूर हुए हैं कि स्कूलों में टॉयलेट है या नहीं। उम्मीद की जानी चाहिए कि लाल किले से अगली बार प्रधानमंत्री स्कूलों में बिजली का मुद्दा उठाएंगे, तब गांव कस्बे के स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई हो सकेगी। जनता मांगे जवाब में आज बस इतना ही। मैं प्रभु पटेल आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे जनता से जुड़े किसी नए मुद्दे पर नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। क्यों है परेशान? जब स्वाइन फ्लू का इलाज है बहुत आसान। सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पताल और चिन्हित निजी अस्पताल हैं दवाइयों के साथ इलाज के लिए तैयार। बस रहें सावधान। स्वाइन फ्लू पीड़ित के संपर्क के बाद यदि बुखार हो, नाक बहे या बदन दुखे तो मिलें फौरन डॉक्टर से। छींकते खांसते समय करें रुमाल का इस्तेमाल। चेहरा छूने के बाद हाथ धोएं साबुन से। बस फिर डर कैसा? विलंब हानिकारक हो सकता है, शीघ्र जांच कराएं, तत्काल इलाज पाएं और स्वस्थ हो। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम नंबर 075540200150 8989988712 पर संपर्क करें। जब भी देखें नई खबर नए अंदाज में, न्यूज एक्सप्रेस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष का काली पट्टी बांधकर हंगामा। नान घोटाले पर सदन में लहराई डायरी। मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने जताया ऐतराज। छत्तीसगढ़ में एसीबी को और अधिक बनाया जाएगा संपन्न। विधानसभा में सीएम रमन का बयान। कहा एसीबी को कार्रवाई के लिए नहीं लेनी होगी किसी की इजाजत। जशपुर जिले को विकास के लिए 1 अरब 34 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री ने किया सरकारी भवन का भूमि पूजन। गरीब लड़कियों की विवाह समारोह में की शिरकत।
जबलपुर में कांग्रेस नेता कदीर सोनी के भतीजे पर फायरिंग, गाड़ी टकराने पर युवक से हुआ था विवाद। दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश में बिजली पर आपकी सियासत, दाम कम करने को लेकर आम आदमी पार्टी करेगी 30 मार्च से प्रदेशव्यापी आंदोलन। अलगाववादी नेता मसरत की रिहाई से घाटी में बिगड़ सकता है माहौल, एमपी कैडर के आईपीएस रहे एनके त्रिपाठी का बयान, 2010 में सीआरपीएफ डीजी रहते किया था गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में 265 पदों की नियुक्ति के ऑर्डर वापस, कोर्ट के स्टे के बाद भी कर दी एबीओ की नियुक्ति। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से 2 और संदिग्ध मरीजों की मौत, जांच के लिए दिल्ली भेजे गए थे सैंपल, रिपोर्ट आने से पहले ही तोड़ा